नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। सामान्यतः तो अपन बात कर लें, सामान्यतः बात करें तो सभी के सभी जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो सभी स्थायी होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? सभी संकुल स्थायी होते हैं। संकुल यौगिक स्थायी होते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मेटल होती है वो किसकी भांति व्यवहार करती है? लुईस एसिड की भांति व्यवहार करती है। और जो लिगेंड होता है वो लुईस बेस की भांति व्यवहार करता है। ये लुईस अम्ल है और दूसरा लुईस क्षार है। एक अम्ल और दूसरा क्षार, ये अम्ल और जो क्षार होते हैं वो आपस में विक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, एक उदासीन कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं, माना जाता है। अब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो थर्मोडायनेमिकली यानी कि ऊष्मागतिकी स्थायी हो जाते हैं। ऊष्मागतिकी स्थायी हो जाते हैं। किस तरीके से स्थायी हो जाएंगे? ऊष्मागतिकी रूप से। अब देखो, मेरे पास में कोई मेटल है, कोई भी मेटल है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। इसके ऊपर मान लेते हैं X पॉजिटिव है। कौन सा है? X पॉजिटिव। इसके साथ N लिगेंड रिएक्शन करते हैं जिसके ऊपर -Y चार्ज है। क्या है? -Y चार्ज। ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। जब ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? MlN बनाएंगे। क्या बनाएंगे? MlN। N यहाँ लिगेंड्स की संख्या है और इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, जिस चार्ज को मैं किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकता हूँ? या Z पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। या तो Z पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैं इस बात सिर्फ इतनी बात कर लेता हूँ, ये मेरे पास उपस्थित हो जाता है। इतना मेरे पास उपस्थित होता है, ये मेरे पास न तो यानी Z प्लस माइनस आ जाता है। मान लेते हैं आ गया। अब देखो, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के आधार पर क्या होगा? क्योंकि अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम होगा। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के आधार पर क्या होगा? देखो, के स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है तो क्या होगा? उत्पादों की सांद्रता बटे में क्या होगा? अभिकारकों की सांद्रता बटे में क्या होगा? अभिकारकों की सांद्रता। ये जो उत्पाद हैं यहाँ प्लस माइनस Z है, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। Ks के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। Ks की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, Ks का मान जितना ज्यादा होगा, यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। स्थायित्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि Ks समानुपाती किसके बराबर होता है? स्थायित्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्थायित्व के। किसके बराबर होगा? स्थायित्व के। Ks की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक स्थायी होगा। देखो, Ks का मान सभी के लिए अलग अलग होता है। Ks का मान क्या होगा? सभी यौगिकों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग प्रकार का होगा। Ks का मान किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा। तो Ks के मान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। मान को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन सा है? Ks के मान को प्रभावित करने वालों में सबसे पहला कारक है वह है केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। कौन सा है? केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। अब देखो, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति क्या कहती है? किसी भी मेटल के ऊपर
जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी, त्रिज्या उतनी ही क्या होगी, कम होगी। मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है Fe2+ और Fe3+, तो Fe3+ की त्रिज्या Fe2+ से छोटी होगी, ठीक है। तो ये कहता है कि मेटल का चार्ज बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, सीधी सी बात है। यानी मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो त्रिज्या छोटी होती है। अब देखो त्रिज्या और मेटल के बीच में कुछ, चार्ज के बीच में कुछ आवेश यानी कि घनत्व होता है। क्या होता है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व होता क्या है, आवेश घनत्व है वो आवेश बटे में क्या होता है, त्रिज्या। आवेश बढ़ेगा त्रिज्या घटेगी तो आवेश घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा तो संकुल स्थायी होगा, इसका मान बढ़ेगा तो क्या होगा, संकुल स्थायी होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास में K4FeCN6, एक ये है, दूसरा है K3FeCN6। दो एग्जांपल है हमारे पास में। एक में Fe का जो चार्ज है, इसमें Fe के ऊपर जो चार्ज है वो है +2 चार्ज, इसमें Fe पर चार्ज है +3। तो इन दोनों संकुल में से स्थायी संकुल कौन सा होगा, तो इसके आधार पर अपन कंफर्म करते हैं कि जो Fe3+ है उस पर चार्ज अधिक है, रेडियस कम है, रेडियस कम होने के कारण ये वाला जो संकुल होता है वो अधिक स्थायी होगा। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अपन स्थायित्व स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो इनका स्थायित्व क्रम क्या होगा, सेकंड है वो फर्स्ट से ज़्यादा स्थायी होगा। अब देखो कुछ मेटल होती है उनके लिए स्थायित्व का क्रम क्या होगा, जैसे जैसे अपन इधर से इधर जाते हैं तो जो डी कक्षक है उसमें क्या होगा, विसंकुचन होगा। डी कक्षक का संकुचन किसके कारण होता है, जेड इफेक्टिव के कारण। किसके कारण होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। आकार घटेगा तो अपन देखो बात कर लेते हैं Mn2+, Fe2+, अब इनकी बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा, जो संकुल सबसे ज़्यादा स्थायी बनाएगा वो कॉपर बनाएगा, फिर निकल बनाएगा, फिर कोबाल्ट बनाएगा, फिर फेरस बनाएगा। सबसे कम स्थायी होगा Mn का, क्योंकि ये वाला इसकी रेडियस क्या है, सबसे कम, और इसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा। समान चार्ज है, आवेश समान है, परंतु इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, एक जगह आ जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा आकार छोटा हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आकार घटने के कारण स्थायित्व क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो हमेशा इस बात के केंद्रीय धातुओं की प्रकृति, मेटल के ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा तो जितना अधिक चार्ज होगा तो उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी। हम देखो आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश और त्रिज्या का अनुपात होता है। आवेश और त्रिज्या का अनुपात होगा। आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या है, घटेगी। त्रिज्या घटेगी तो किसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा तो संकुल क्या होगा, स्थायी होगा। जैसे Fe2+ और Fe3+ की बात करें तो Fe3+ है, उसका चार्ज अधिक है Fe2+ से, तो इसकी रेडियस कम होगी। रेडियस कम तो स्थायी संकुल बनेगा। अब देखो एग्जांपल K4FeCN6 और K3FeCN6, इनमें Fe के ऊपर चार्ज देख लेते हैं। दोनों में Fe के ऊपर चार्ज देखें तो यहाँ 2+ है और यहाँ पर 3+ है। तो अपन देख चुके हैं कि रेडियस इसकी छोटी होती है, इसकी रेडियस ज़्यादा होती है, त्रिज्या ज़्यादा होगी। आवेश इस पर ज़्यादा है, इस पर कम है, तो स्थायी संकुल कौन सा होगा, सेकंड वाला स्थायी होगा, फर्स्ट वाला कम स्थायी होगा। फिर अपन बात कर लेते हैं मेटल के लिए। भी मेटल है, केंद्रीय धातु है, उनके लिए बात कर लेते हैं। यदि एक से अधिक 5-7 धातुएं दी गई हो, 5-7 मेटल दी गई हो, तो कौन सा अधिक स्थायी संकुल होगा और कौन सा नहीं होगा। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में इस साइड से इस साइड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण त्रिज्या क्या होगी, छोटी हो जाएगी। त्रिज्या छोटी होगी तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो कॉपर
स्थायी संकुल बनाएगा किसकी अपेक्षा, Mn की अपेक्षा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आकार घटेगा और स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, पहला तो कारण ये होता है, कौन सा होता है, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। दूसरा होता है लिगेंड की प्रकृति। कौन सा होता है, लिगेंड की प्रकृति। फिर लिगेंड की प्रकृति। अब देखो, जो जितनी आसानी से लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जितना अधिक होगा, आसानी से देने वाला कोई भी होगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से देने वाला जो होगा वो अधिक स्थायी संकुल बनाएगा। सीधी सी बात है कि लिगेंड आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, वह संकुल अधिक स्थायी बनेगा। जो अधिक स्थायी यौगिक बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से देने वाला होगा, तो अधिक स्थायी संकुल बनेगा, अन्यथा अधिक स्थायी संकुल नहीं बनेगा। फिर है किलेटीकरण। फिर है किलेटीकरण, यानी कोई भी लिगेंड यदि किलेट वलय बनाता है, क्या बनाता है, किलेट वलय, तो यौगिक स्थायी होगा। तो यौगिक क्या होगा, स्थायी होगा। किलेट वलय के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई भी लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु हैं, वे केंद्रीय धातु के साथ जुड़कर एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे किलेट वलय कहा जाता है। जैसे EN एथिलीन डाइएमीन, GLY ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो, OX, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक से अधिक दाता परमाणु वाले हैं और ये आपस में जुड़कर एक किलेट वलय का निर्माण करते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी होते हैं, EDTA है, डाइन है, ट्राइन है। तो ये क्या करते हैं, एक वलय का निर्माण करते हैं। जो वलय का निर्माण करते हैं, जो जितनी ज्यादा वलय का निर्माण करेगा वो उतना ही अधिक स्थायी संकुल बनाएगा। फिर है उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व। देखो, उपसहसंयोजक यौगिकों में तो सबसे ज्यादा गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत अपन जो भी टेस्ट करते हैं, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम समूह, इन सभी में गुणात्मक विश्लेषण काम में लिया जाता है। क्योंकि कुछ मूलक होते हैं प्रथम समूह में पृथक हो जाते हैं, कुछ मूलक द्वितीय में होते हैं, कुछ तृतीय में होते हैं, कुछ चतुर्थ में होते हैं। तो जो मूलक का टेस्ट करने के लिए होते हैं उसमें सबसे बेस्ट उपसहसंयोजक यौगिक ही काम में आता है। देखो, फर्स्ट एक यानी कि अपन बात करें क्षारकीय मूलकों गुणात्मक विश्लेषण में, क्षारकीय मूलकों प्रथम समूह में Ag+ और Hg2+ उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों ही उपस्थित हैं, हमें पृथक करना है एक और एक को आगे के लिए लेके जाना है। पृथक्करण के लिए AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है, यानी कि इसके साथ अभिक्रिया करवा देंगे, HCl की विक्रिया करवाएंगे तो AgCl और HgCl का श्वेत अवक्षेप, AgCl का श्वेत अवक्षेप बन जाएगा और Hg2Cl2 का अवक्षेप यानी कि बन जाएगा। अब AgCl है वो NH4OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, विलयशील संकुल बना लेता है, ठीक है, जो कि जल में विलयशील होगा। जबकि Hg2Cl2 NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक अविलयशील संकुल बनाता है जो कि काला होता है। इसे हम छानकर पृथक कर लेते हैं, इसका टेस्ट निकाल लेते हैं। क्या बनता है, HgNH2Cl का काला अवक्षेप बनता है। ये जो काला अवक्षेप बनता है उसे हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जो है Ag का तो टेस्ट नहीं दे पाएगा, ये किसका टेस्ट देता है, यहाँ पर मरकरी का टेस्ट दे पाता है, जो निश्चयात्मक परीक्षण के काम में आता है। इसी प्रकार द्वितीय समूह के अंदर सेकंड ए व सेकंड बी दो होते हैं, सेकंड ए व सेकंड बी। सेकंड ए व सेकंड बी के धनायनों का सल्फाइडों के साथ परीक्षण करते हैं। सल्फाइडों के पृथक्करण के लिए अपन येलो अमोनियम सल्फाइड काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड एक लिक्विड आता है वो काम में लेते हैं। तो सेकंड ए समूह के अविलय हो जाते हैं इसमें, और सेकंड बी समूह के विलयशील संकुल बनाते हैं। तो सेकंड ए वाले तो क्या होंगे, विलयशील, और सेकंड बी वाले क्या होंगे, अविलयशील। एक विलयशील है और दूसरा अविलयशील है। तो हम आसानी से कंफर्म कर लेते हैं कि विलयशील कौन सा है, अविलयशील कौन सा है। तो जो अविलयशील फर्स्ट सेकंड ए वाला तो अविलयशील होता है और सेकंड बी वाला विलयशील होता है। तो जो अविलयशील है उसे अलग कर लेते हैं, विलयशील है उसे पड़ा रहने देते हैं। अविलयशील का हम कंफर्म कर लेते हैं कौन सा है। तो सेकंड समूह में Cu2+ उपस्थित होता है।
जिसका परीक्षण करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड काम में लिया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4FeCN6। K4FeCN6 को काम में लेंगे तो क्या बनेगा, Cu2FeCN6 बनेगा। तो यहाँ पर Cu क्या है 2+, तो इसका अवक्षेप कौन सा आता है, चॉकलेटी अवक्षेप आता है। कौन सा अवक्षेप आता है यहाँ पर, चॉकलेटी अवक्षेप आता है। और साथ में क्या बन जाता है K2SO4, जो कि हमें कंफर्म करवा देता है कि Cu2+ उसमें उपस्थित है या नहीं है। कौन सा अवक्षेप आता है, चॉकलेटी। ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट है। इसी प्रकार तीसरे समूह में, इसी प्रकार तृतीय समूह में Fe3+ का परीक्षण है वो K4FeCN6 के साथ करते हैं तो फेरीफेरोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, फेरीफेरोसाइनाइड, जिसका रंग कौन सा होता है, प्रिशियन ब्लू कलर का होता है। कौन सा होता है, प्रिशियन ब्लू कलर, जो हमें पहचान कराता है। देखो FeCl3 की विक्रिया किसके साथ करते हैं, K4FeCN6 के साथ करेंगे तो Fe4FeCN6 बनता है। यहाँ ये Fe3+ में है और ये Fe2+ में है, ये फेरिक है और ये फेरस है, तो ये फेरीफेरोसाइनाइड बनता है। ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, प्रिशियन ब्लू कलर होता है। इसी प्रकार चतुर्थ समूह में उपस्थित Zn2+ का परीक्षण करने के लिए विलयन को अम्लीकृत करके थोड़ा सा अम्लीकृत किया जाता है। उसके बाद उसकी विक्रिया किसके साथ कराते हैं, K4FeCN6 के साथ कराते हैं। तो क्या बनता है, ZnFeCN6 बनता है, जिसका रंग कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, और ठीक ब्लू कलर होता है जो इसकी पहचान देता है। इसी प्रकार निकेल Ni2+ का परीक्षण करना है तो DMG डाई मेथिल, देखो ये वाला दो क्या जुड़ा हुआ, डाई मेथिल, ये DMG है, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम। ऑक्सिम होता है NOH, क्या होता है, NOH क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH होता है ऑक्सिम। तो ये क्या नाम इसका, DMG डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम। DMG विलियन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, पिंक कलर का, क्या बनता है, पिंक कलर का बनता है। ठीक है, पिंक कलर का बनने के कारण ये इसका परीक्षण दे देता है। क्या कहता है, पिंक कलर का परीक्षण देता है। धातुओं का निष्कर्षण, कौन कौन सी धातु, सोना और चांदी दोनों हैं। सोना और चांदी दोनों को निष्कर्षित करने के लिए सबसे पहले इनकी विक्रिया सोडियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है। सोडियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम साइनाइड का इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। फिर इस कॉम्प्लेक्स की विक्रिया किसके साथ करवाते हैं, जिंक के साथ करवाते हैं। तो जिंक है वो किसकी जगह, सोने और चांदी की जगह ले लेता है और इन्हें बाहर निकाल देता है। किसका संकुल बन जाता है, जिंक का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। देखो कोई भी मेटल है, ये मेटल कौन सी है, सोना और चांदी। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ करवाते हैं। सोडियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है NaAgCN की हॉल 2। ठीक है, NaAgCN सॉरी MCN की हॉल 2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, जिंक के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, जिंक के साथ करवाते हैं। जिंक के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnCN की हॉल 2, CN की हॉल 2 प्लस में क्या बन जाएगा, मेटल। प्लस में क्या बन जाएगा, मेटल। अब देखो इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। मेटल यहाँ कितनी है, यहाँ सोडियम 2 काम में आ रहे हैं तो 2, यहाँ क्या होगा 2NaCN, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा Na2ZnCN2 प्लस में क्या हो जाएगा 2M। ये मेटल है वो अलग निकल जाती है। ठीक है, जो कि पूर्णतः शुद्ध रूप में होती है। किस में होती है, पूर्णतः शुद्ध रूप में। इसी प्रकार जो जैविक प्रणाली है, जैविक प्रणाली में भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सबसे पहला हमारा जो हीमोग्लोबिन है, वो किसका संकुल होता है, आयरन का। किसका संकुल होता है, आयरन का संकुल होता है। ठीक है, बी जो क्लोरोफिल है, हरे पौधों
का घटक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है वो किसका घटक है, Mg का। किसका घटक होता है, Mg का। इसी प्रकार कैंसर की जो औषधि है वो है सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन वो भी एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Pt NH3 की होल टू Cl2। कौन सा रूप होता है, सिस रूप होता है। इसका कौन सा रूप होता है, सिस रूप होता है। ठीक है। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालेमिन, जो भी एक, जो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है। इसी प्रकार BAL क्या है, BAL ब्रिटिश एंटीलूसाइड। क्या है, ब्रिटिश एंटीलूसाइड। जो धातुओं आर्सेनिक, एंटीमनी, Hg, Cd, Pd, सॉरी Pb के विष के इलाज के लिए, के विष के इलाज के लिए इसे काम में लाया जाता है। और ADTA है उसे जल के शुद्धिकरण के लिए काम में लाया जाता है। किसके लिए, जल के शुद्धिकरण के काम में लाया जाता है। ठीक है। और रह गए इसके क्वेश्चन आंसर। क्या रह गए, अब लास्ट फाइनल क्या रह गए, क्वेश्चन आंसर। जो सेल्फ करने की कोशिश करना नहीं होते हैं तो आपकी जो डाउट आएगी, जो भी डाउट आती है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं उनके आंसर आपको भेज दूंगा। बाकी कोई डाउट नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन आंसर में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे।